रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर नंबर 4, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो आज दुनिया में हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी समस्या जो वो बनता जा रहा है। समस्या इस तरह से बनता जा रहा है कि स्पेशली भारत के हर नागरिक के लिए, हर सिटीजन के लिए मुश्किल हो रहा है कि उसके लिए प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड कैसे किया जाए, प्रॉपर एजुकेशन कैसे दी जाए, प्रॉपर उसकी हेल्थ की केयर कैसे की जाए, प्रॉपर हाइजीन कैसे किया जाए उसका। तो इन सब समस्याओं से हर भारत का हर नागरिक जो है जूझ रहा है, और वो इसलिए जूझ रहा है क्योंकि जो एक पॉपुलेशन, एक जनसंख्या का स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है दैट इज द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द साइज एंड द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो एक लगातार हमारे एक साइज में ग्रो कर रहा है और ग्रोथ में हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है डे बाय डे, तो इस सब का जो निचोड़ है वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। भले ही भारत इस टाइम पर जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, और अगर हम इसका कंपैरिजन करें चाइना के साथ, तो चाइना जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो नंबर 1 पर है। पर चाइना में फिर भी they had to control their population, and nowadays the population is to be at the stationary state. उन्होंने अपने आप को एक स्टेशनरी स्टेट पर कर लिया हुआ है, जबकि भारत में भी वो चीज नहीं आ पा रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि रीजंस फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या ऐसे कारण हैं कि जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ की जो दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है? तो इसमें हमारा पहला जो टॉपिक आता है दैट इज द डिक्लाइन इन डेथ रेट। There is a tremendous increase in the death rate due to the better healthcare and reduced maternal mortality rate and infant mortality rate. इस वजह से हमारा क्या है कि जो डेथ रेट है वो डे बाय डे क्या कर रहा है? डिक्लाइन कर रहा है। दूसरा कंसेप्ट है हमारा स्लोअर डिक्लाइन इन डेथ रेट। तो यहां पर जो है जो डिक्लाइन रेट, डेथ रेट है वो डे बाय डे क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। थर्ड कंसेप्ट है हमारा लॉन्गर लाइफ स्पैन। लॉन्गर लाइफ स्पैन में क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज्ड प्रोग्रेसिवली। जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है दैट इज टू बी इंक्रीज्ड प्रोग्रेसिवली ओवर द इयर्स, एंड इट वाज 34 years in 1901 and 65 years in 2001. नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है लैक ऑफ एजुकेशन। Only an educated person can knows the values of the child education as well as the child's hygiene, and all these concepts they are to be well known by the educated person. So that are the some points on the behalf of that there is a tremendous increase in the population growth, especially in India. अगर हम चीज पहले के इसमें हम दौर में जाएं तो एक 1920 में जो इंडिया की जो एक पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो क्या थी? स्टेशनरी स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। 1921 से पहले, 1921 से पहले का अगर हम दौर देखते हैं तो भारत एकमात्र ऐसा देश था जहां पर की स्टेशनरी स्टेट थी पॉपुलेशन ग्रोथ की। पर 1921 को हम ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। ट्रांजिशन फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि 1921 के बाद का जो दौर निकला उससे पूरा जो इतिहास है वो ही बदल गया, क्योंकि पॉपुलेशन जो थी वो डे बाय डे जो थी उसमें ग्रोथ होना शुरू हो गई। पर 1920 एक ऐसा दौर था जहां पर की पॉपुलेशन जो थी वो क्या थी? एक स्टेशनरी स्टेट पर थी, जिसमें बर्थ रेट जो था वो इक्वल था डेथ रेट के। अगर हम ग्रोथ रेट अगर हमने निकालना है तो हम ग्रोथ रेट अगर देखते हैं, हम 1920 में 1920 में अगर हम ग्रोथ रेट देखते हैं तो ग्रोथ रेट निकालने
बनाने के लिए हम करते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट जो था उसमें 1920 में, तो उसमें बर्थ रेट इक्वल था किसके, डेथ रेट के। तो उसमें जो था नियर अबाउट 350 मिलियन जो पॉपुलेशन थी वो उस टाइम पर थी 1920 में। जैसे जैसे ग्रोथ हुई, ठीक है, तो उसमें ग्रोथ रेट जो था उसमें आगे क्या हुआ, बर्थ रेट जो था वो क्या हुआ, कम हुआ। बर्थ रेट जो था वो थोड़ा कम हुआ, पर डेथ रेट जो था वो ऑलमोस्ट क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। जो हमारा पहले जो डेथ रेट था, डेथ रेट के बाद जो था उसमें दूसरी स्टेज में आकर हमारा डेथ रेट जो था वो थोड़ा कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डेथ रेट के ऊपर जो था वो कंट्रोल कर लिया। बर्थ रेट में भी कंट्रोल हुआ पर उतना नहीं हो पाया जितना कि डेथ रेट के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया। तो उसकी अगली स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या था कि ग्रोथ रेट जो था वो बर्थ रेट भी उतना हुआ और डेथ रेट भी इक्वल हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट क्या हो गए, कंट्रोल हो गए। बर्थ रेट भी उतना ज्यादा नहीं था जितना कि पहले हुआ करता था और डेथ रेट भी उतना नहीं था जितना कि पहले हुआ करता था। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक दौर ऐसा था कि इसमें जो एक एडवांसमेंट हुई, नई नई टेक्निक्स आई, जिससे कि क्या हुआ कि इंडिया ने जो क्या किया, एक एजुकेशन या एजुकेटेड होने के नाते उसने नई नई टेक्निक्स की जो एक एडवांसमेंट की। एडवांसमेंट के होने से क्या हुआ कि जो डेथ रेट के ऊपर तो उसने पहले ही कंट्रोल कर लिया था। क्यों? क्योंकि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज जो थी वो टाइम टू टाइम हर पर्सन को प्रोवाइड होना शुरू हो गई, जिससे कि उसने क्या किया, एक अपने डेथ रेट के ऊपर जो था वो कंट्रोल कर लिया। पर धीरे धीरे उसने क्या किया कि बर्थ रेट के ऊपर भी कंट्रोल किया, पर उतना कंट्रोल नहीं हो पाया जितना कि उसने डेथ रेट के ऊपर कंट्रोल किया। तो अल्टीमेटली इस टाइम पर अगर हम देखते हैं तो इंडिया, भारत जो है वो एक थर्ड स्टेज पर पहुंच गया है। तो किसी भी चीज को अगर हमने जस्टिफाई करना तो उसके 5 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, या फिर हम कह सकते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। तो इस टाइम पर अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है वो एक स्टेज 3 पर पहुंच चुका है। पर अल्टीमेटली अगर हम देखते हैं तो ग्रोथ रेट जो है वो कब इक्वल होता है, बर्थ रेट या डेथ रेट के ऊपर। तो जब हमारा बर्थ रेट इक्वल हो जाता है डेथ रेट से, तो उस टाइम हम ये कह सकते हैं कि वो कौन सी स्टेज पर पहुंच गया हुआ है, स्टेशनरी स्टेज पर। कौन सी स्टेज पर पहुंच गया है, स्टेशनरी स्टेज पर। जब हमारा बर्थ रेट इक्वल हो जाएगा डेथ रेट के, that means we can easily say that when the birth rate is equal to the death rate, and at that time that stage is known as the stationary stage. अगर हम 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें हमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी कंसेप्ट, उसमें ये कहा गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो उस टाइम पर था वो नियर अबाउट था 1.7% या फिर 17/1000 ईयर्स। तो जिसमें कि उस डाटा के कंसेप्ट या उस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो था उससे 33 इयर्स लग रहे थे फॉर डबल द पॉपुलेशन। पर अगर मैं एडिशनल अगर हम आपको बताएं तो इस टाइम जो अगर हम देखें, अगर 1.3 जो है अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इंडिया का, तो उस हिसाब से पॉपुलेशन को डबल होने में कितने इयर्स लगेंगे, 40 इयर्स। दैट मींस वहां पर जो है वो इंडिया ने काफी कंट्रोल कर लिया कि उसे टाइम गैप को जो है वो काफी उसने एडजस्ट किया हुआ है। जहां पर 33 इयर्स में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो डबल होनी थी, वहीं पर अगर हम अब देखते हैं तो अगर 1.3 पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट हम देखते हैं तो उसमें पॉपुलेशन को डबल होने के लिए नियर अबाउट जो होंगे वो 40 इयर्स लगेंगे। तो इसमें ये है कि एक टाइम ऐसा था कि जहां पर भारत में ऐसा सुनने में आता था कि प्रोस्टेट कैंसर जो था वो बड़ा रेयर जो था वो सुनने में आता था। वो इसलिए सुनने में आता था क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी डिजीज है दैट इज टू बी, ऐसे लोगों को लगती है जो कि नियर अबाउट 60 इयर्स की ऊपर से एज के हैं, जो कि बुजुर्ग होते हैं। तो इंडिया एक मतलब ऐसा देश था जहां पर की क्या है कि 60 इयर्स तक मैक्सिमम जो थी वो लोगों की डेथ हो जाती थी। तो जो एक प्रोस्टेट कैंसर का जो था वो नाम बड़ा रेयर सुनने में आता था, पर अब जो है वो आम सुनने में आता है क्योंकि अब बेटर हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो इंडिया में प्रोवाइड कर दी गई है। लोग अवेयर हो चुके हैं प्रॉपर हाइजीन का, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज का, प्रॉपर एजुकेशन का। तो इस तरह के ध्यान रखने से वो क्या है कि लोग जो है वो ज्यादातर अब
65, 70, 75, 80 या 85 ईयर्स तक जो है वो लोग जी रहे हैं। तो उसमें क्या है कि अब जो प्रोस्टेट कैंसर का जो है वो एक भारत में एक आम बीमारी या एक कॉमन बीमारी की तरह जो इसको ट्रीट किया जाता है। तो नेक्स्ट हमने डेथ रेट के ऊपर तो कंट्रोल कर लिया है। डेथ रेट ऑलमोस्ट जो है वो कंट्रोल हो चुकी है ड्यू टू द बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, ड्यू टू द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द एजुकेशन, और सरकार ने भी एक ऐसी टेक्निक्स का यूज कर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज होने की वजह से क्या है कि लोगों का जो एक डेथ रेट में जो कि आम पहले एक नेचुरल डेथ भी हो जाती थी, पर अब उसके ऊपर नेचुरल डेथ के ऊपर भी क्या है कि कंट्रोल कर लिया गया हुआ है, जिससे कि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर उस आदमी का जो है वो इलाज किया जा सकता है। पर दूसरा कंसेप्ट वहीं पर हमारे आता है कि बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तब बनता जाता है जब हम डेथ के ऊपर तो कंट्रोल कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ हमारा जो एक बर्थ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए वो बर्थ के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो उसी के लिए हमारा सेकंड कंसेप्ट आता है कि हाउ टू वी कंट्रोल द बर्थ, हमें बर्थ को कैसे कंट्रोल करना है। दैट मीन्स फॉर कंट्रोलिंग द बर्थ, for that we have to use the contraceptives, and there are two types of the contraceptives: natural methods of the contraception and artificial methods of the contraception. So firstly we have to discuss about the natural methods of contraceptions, and for the artificial methods of contraception we have to discuss later. So natural methods of contraceptions क्या चीज होती है? They are the methods which do not require any device. ये एक इस तरह के डिवाइसेस हैं contraceptions, natural methods of contraception जो है, they are the methods which do not require any device, medicine or religious sanction, and they do not have any effect, but the chances of failure are more. ये इस तरह के डिवाइसेस हैं जो कि यूज तो किए जाते हैं, दे डू नॉट यूज करते हैं, पर उनके लिए किसी डिवाइस की जरूरत नहीं होती है, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, किसी एक रिलीजियस सेंसेशन की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो है इन नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है बॉडी पर, बट जो चांसेस ऑफ फेलियर है वो क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा है। So the first method of the natural methods of the contraception, the first method is the periodic abstinence, also known as rhythm method, and this method is based on the ovulation occurs roughly about the middle of the menstrual cycle. ऐसी मान्यता है कि जो एक ओवुलेशन का जो एक पीरियड होता है, that occurs during the menstrual period, that especially occurs in the females, and the menstrual period is for the 28 days. 28 दिन का menstrual period जो होता है वो होता है, and अगर हम उसका हाफ देखें 14 days, मिड देखें उसका तो 14 days में, तो उसके मतलब एक्यूरेसी नहीं है कि 14 डेज के बीच में ही वो होगा, उससे हमारा 3 दिन आगे भी हो सकता है, 3 दिन पीछे भी हो सकता है। अगर हम 3 दिन ऐड करके देखें और 3 दिन माइनस करके देखें, तो इसका मतलब ये होता है कि एट दैट टाइम देयर इज नो सेक्स बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, एंड एट दैट टाइम if such type of the precautions they have to be used at that time, that means chances of the ovulation that is to be very rare. पर इसको हम पूरी तरह से एक परफेक्ट मेथड नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो 28 दिन का ही हो। मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो नियर अबाउट हमारा 25 से लेके 31 दिन का भी होता है, या उससे आगे भी बढ़ सकता है। तो दैट मीन्स दे आर नॉट द प्रॉपर मेथड्स फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द बर्थ। सो such type of methods they have to be avoid, because chances of conceiving they are not said to be that they are to be ignorable. दूसरा मेथड है हमारा coitus interruptus और withdrawal method. ये एक ऐसा मेथड है when the
two, a male and the female, they have to be come in contact with each other, and there is a sex between the male and the female, and at the time of the releasing of the semen of especially the male, they have not to be thrown out in the vagina, and they have to be thrown outside. If such type of the precautions they have to be taken, that means withdrawal by the withdrawal methods, chances of the ovulations are to be very rare. तो इसमें भी ये चांस जो मेथड्स हैं वो बड़े रेयर हैं कि ऐसा हो सकता है. थर्ड मेथड है हमारा लैक्टेशनल एमोरियस LAH. इस मेथड के अनुसार ये है कि दिस मेथड इज हाउएवर इफेक्टिव ओनली फॉर अप टू 6 months. ऐसा माना गया है कि जब लेडीज आफ्टर डिलीवरी जो होती हैं वो आफ्टर 6 months तक जो होती हैं वो सिक्योर होती हैं, बिकॉज एट दैट टाइम देयर इज नो menstrual period in the females, because at that time they have to be feeding to their babies. But chances of conceiving they are not to be rare, क्योंकि इसमें हम कह नहीं सकते हैं कि चांसेस जो होंगे वो कंसीविंग के एट दैट टाइम जो होंगे वो रेयर होते हैं. बट ऑल दीज आर द फ्लक्चुएशंस. इसमें हम ये कह नहीं सकते हैं कि ऑल दीज मेथड्स आर टू बी सेफ फॉर बर्थ कंट्रोल. सो आगे जो हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे दैट इज आर्टिफिशियल मेथड्स फॉर द कॉन्ट्रासेप्शंस.